Good morning, everyone. I am Nisha Dubey as a physics teacher in Krishna Public School. Yesterday, we studied Newton's second law of motion. Now, today, study applications of Newton's second law of motion. Here, we discuss first application. A cricket player lower his hand while catching the ball. इसमें आपने कंडीशन देखी होगी, आप क्रिकेट देखते होंगे तो जब प्लेयर हम बॉल को कैच करता है तो अपने हैंड को क्या करता है, पीछे की साइड खींचता है। क्यों क्यों खींचता है? जिसकी वजह से क्या हो जाए, वहां पर टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए और उसके जो हाथ इंजर्ड कम हो, क्योंकि इंजरी ना हो। इफ द प्लेयर डज नॉट लोअर हिज हैंड, अगर प्लेयर ऐसा कर देता है, अपने हाथ पीछे की साइड नहीं खींचता है व्हाइल कैचिंग द बॉल, द टाइम टू स्टॉप द बॉल इज वेरी स्मॉल, जो टाइम है स्टॉप करने का वो बहुत कम रह जाता है। सो लार्ज फोर्स हैज अप्लाइड टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और उसे क्या करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है बॉल को रोकने के लिए, और बॉल को बहुत ज़्यादा वो लगानी पड़ती है तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, बॉल का ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, वो इंजर्ड होगा। और दूसरे तरफ देखते हैं हम कि एक व्हेन अ प्लेयर लोअर हिज हैंड, एक प्लेयर क्या है वो जिसको पता नहीं था वो क्या कर रहा है, वो तो नॉर्मली ऊपर से ही कैच कर रहा है। जो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से उसे प्लेइंग करता है, क्रिकेट खेलता है, तो उसे क्या पता है, वो जब टाइम ड्यूरेशन क्या करेगा, स्टॉप करने के लिए टाइम टू स्टॉप द बॉल इज इंक्रीजेस, वो अपने जैसी बॉल उसके तरफ की साइड आएगी, जैसे ये वाला प्लेयर है, ये बॉल है, अब प्लेयर क्या कर रहा है, ये वाला ऐसे आ रही है नीचे की साइड, तो अपने हैंड्स को ना पुल करता जा रहा है नीचे की साइड की ये बॉल यहाँ तक आ जाए अपने हैंड्स में। और दूसरा क्या था, उसने क्या करा कि यहीं की यहीं कैच करने के लिए कोशिश कर रहा है कि यहीं पे मैं खड़ा होकर और यहीं पे कैच कर लूँ, तो इसको क्या होगा, ये इंजर्ड हो जाएगा, ये क्या होगा, इंजर्ड होगा। और ये इंजर्ड नहीं होगा क्योंकि इसने अपने हैंड्स को क्या कर लिया, पीछे की साइड पुल डाउन कर लिया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, टाइम इंक्रीज हो गया, और टाइम इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर मोमेंटम लेस हो गया और उसको कोई इंजरी नहीं होगी। इसका मतलब ये क्या है, ये कैच करने का प्रोसीजर सही है, इस टाइप से कैच की जाती है। ऑलवेज हम कैसे कैच करते हैं, देखना, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप क्रिकेट जब भी खेला जाता है, जब भी आता है मैच, तो एक बार ट्राई करना कि जब भी हमारा जो प्लेयर बॉल कैच करता है वो कैसे किस टाइप से कैच कर रहा है। और जिन लोगों को नहीं पता होता वो क्या करते हैं, डायरेक्टली कैच करने की कोशिश करते हैं और डायरेक्टली कैच करने की वजह से क्या होता है, उनके हैंड्स इंजर्ड हो जाते हैं। और अब सेकंड केस क्या है कि एक क्या होता है, हाई जंपर, जो क्या होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो हाई जंपिंग वाले भी होते हैं। जब हाई जंपिंग वाले होते हैं तो उन्हें क्या सरफेस दिया जाता है, जब वो हाई जंप करते हैं, क्वेश्चन दिया जाता है या हिप ऑफ सैंड दिया जाता है, जिससे क्या हो, वो इंजर्ड ना हो। क्योंकि जैसे ही वो नीचे की साइड गिरते हैं या कुछ भी होता है तो वो टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाती है, वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। और व्हेन द किसकी वजह से होता है कि जो क्वेश्चन होता है और जो सैंड का सरफेस होता है वो नीचे की साइड क्या होता है, दब जाता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम इंक्रीज ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाती है और मोमेंटम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर उसको इसकी जगह पे क्या दे दिया जाए, हार्ड सरफेस दे दिया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन वही रहेगा और जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। लॉन्गर टाइम टू कम टू अ स्टॉप, उसे बहुत ज़्यादा क्या लगता है, समय लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम है उसका एथलीट का लेस हो जाता है, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एथलीट इज लेस, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे एथलीट का था वो मोमेंटम क्या हो गया, कम हो गया, ड्यू टू विच द स्मॉलर स्टॉपिंग फोर्स ऑन द एथलीट, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो एथलीट था उसके ऊपर क्या कम फोर्स लगी, और जिससे हमारा एथलीट क्या हुआ, इंजर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, और टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होने की वजह से उसके ऊपर फोर्स कम अप्लाई हुई है। यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारे मोमेंटम के, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को, पी से और डी टी, और टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होगी तो हमारी इसकी ड्यूरेशन इंक्रीज होगी तो मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। Thus, the cushion or sand being soft reduce the athlete mostly gently, if more gently. If, however, a high jumping athlete falls from a height on a hard surface, जब वो hard surface पे गिरता है, then his momentum will be reduced to zero. momentum तो zero होगा ही क्योंकि उसमें stop तो हो ही रहा है वो, फाइनली इज वेरी शॉर्ट टाइम, पर वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अपोजिंग फोर्स विल एक्ट ऑन द एथलीट, और जो अपोजिशन फोर्स है उस पर एथलीट पे एक्ट करेगी,
दिस कैन कॉज सीरियसली इंजरी टू द एथलीट, और ये क्या करेगा, बिल्कुल एथलीट को इंजर्ड कर ही देगा। ये ऐसी कंडीशन है। सीरियस इंजरी यहाँ पे हमें गिवन है, इसका मतलब क्या है, सीरियस इंजरी, उसे ज़्यादा चोट लग जाएगी अगर हमने उसे हार्ड सरफेस प्रोवाइड करा दिया तो। नाउ स्टार्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन जनरल लैंग्वेज, न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन, हर एक एक्शन का देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम कहते हैं यहाँ पर हमारे हर चीज़ का जो भी हम एक्शन करेंगे वहाँ पर रिएक्शन हैंड टू हैंड मिलेगा, और कह सकते हैं एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। वो दोनों क्या करती हैं, एक साथ लगती हैं। नाउ here we also discuss some examples of Newton's third law. First example of recoil of gun. आपने देखा होगा recoil of gun का मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बुलेट को फायर करेंगे गन से। तो इसमें क्या होता है कि जो इट मूव्स बैकवर्ड, जब हमारी बुलेट निकल कर जाती है, जब फायर्ड होती है तो क्या होगा हमारी, इट मूव्स बैकवर्ड। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, गन से हमने करा, द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बुलेट, जो क्या लग रही है, बुलेट पे एक फोर्स लग रही है। द बुलेट एक्सलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो बुलेट है हमारी वो कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। अब हम ये थर्ड न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं अब क्या होगा इसमें। एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द गन, सेम वही फोर्स क्या होगी, गन पे हमारी अप्लाई होगी, गन पे अप्लाई होगी। द गन एक्सेलरेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जो हमारी गन है वो क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की साइड क्या होगी, मूवमेंट होगा उसमें भी, एकदम जैसे हम फायर करते हैं ना, एकदम गन भी हमारी पीछे की साइड होती है ड्यू टू दिस फोर्स, क्योंकि वहां पर भी कौन सा करता है वर्क, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट इज नोन एज एक्शन, जो हमारी बुलेट पर लगी वो क्या, रिएक्शन, जो हमारी वो फोर्स है वो क्या होती है, एक्शन होती है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गन, जो हमारी गन पर लगती है वो क्या है, रिएक्शन। अभी हमने यही तो पढ़ा कि हर एक एक्शन का क्या होगी, एक एक्शन होगा और दूसरा अपोजिट उसके रिएक्शन होगी। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। व्हेन अ पर्सन वॉक्स ऑन द ग्राउंड, कोई पर्सन ग्राउंड पर चल रहा है, ही पुशेज द ग्राउंड, हम सब लोग चलते हैं, हम क्या करते हैं, पुश करते हैं ग्राउंड को विद हिज फुट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की साइड पुश करते हुए चलते हैं, बाय प्रेसिंग, बाय उसे प्रेस कर द ग्राउंड। दिस पुश इज नोन एज एक्शन, जो हमने ये प्रेस करा है, ये पुश जो कर रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने वही फिर दोबारा से वही बात रिपीट करें, अगेन वी आर रिपीटिंग है कि एन एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक एक्शन की क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। एक्ट्स ऑन द फुट ऑफ द पर्सन, जिससे क्या होगा, जो हमारे फुट पे भी ग्राउंड ऑल्सो अप्लाई सम फोर्स। दिस रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑन द पर्सन पुशेस हिम फॉरवर्ड, वही हमें क्या कर रहा है, आगे की साइड फॉरवर्ड कर रहा है, वो फोर्स क्या होती है, रिएक्शन होती है। In this chapter we study 3 laws of motion. All 3 laws is the backbone of this chapter.